हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। देखिए, बीपीएससी के लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को यहाँ पर लगाएंगे, जो कि आपकी वेरियस एग्जामिनेशन, चाहे आपका 67वीं बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, अभी हाल ही में आपकी हेड टीचर का एग्जामिनेशन होने वाला है, थर्ड बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है और भी जो वेरियस एग्जामिनेशन है, चाहे वो बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के भी, उन सभी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस पैटर्न हैं वो ऑल ओवर इंडिया लेवल के हैं और ख़ास तौर पे बिहार वाले एग्जामिनेशन के लिए तो ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण एक बूटी की तरह कार्य करेगा दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चंस को जो है आप ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देते जाइए और फिर फाइनली आप अपने आप को जब आंसर बताया जाए तो उस हिसाब से आप चेक करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और साथ ही साथ आप भी ये काउंट कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी अपने लेवल का अंदाजा हो जाएगा कि उनकी जो टक्कर है या उनका जो यहाँ पर इन जिस टाइप का क्वेश्चंस है कि वो कितने पानी में है और उनको कहाँ और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोटेशन के साथ। तो देखिए, कोटेशन ये है कि आपका परफेक्शन डजंट कम प्रो नॉलेज, इट्स बाय प्रैक्टिस। यानी आप कभी भी परफेक्ट तब तब नहीं होते जब आपके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। आप परफेक्ट तब होते हैं जब आप किसी चीज़ को बार बार प्रयास करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से कुछ नया सीखते हैं। और इस तरह से जो आपने कहावत भी सुनी है ना, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नॉलेज हम सभी के पास है दोस्तों, तो यहाँ पर उसको बस एक धार देने की ज़रूरत है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मैंने पहले भी के वीडियोस में आपको बता रखा है कि क्वेश्चन आपकी बाइलिंगुअल होगी, लिखा इंग्लिश में होगा, डिस्कस हम लोग इसको हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर इन द इंडियन पार्लियामेंट। यानी ये बोल रहा है कि भारतीय संसद में जो लोकसभा है, जिसको आप निचली सदन बोलते हो या आपका उसको जनता सदन भी आप नाम देते हो, तो आपकी जो लोकसभा है उसकी पहली महिला स्पीकर कौन थी, उसकी उनकी बात कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा महाजन। तो आप कमेंट सेक्शन में पहले आप इसके आंसर दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद जब मैं आपकी अभी आंसर बता रहा हूं तो फिर आप उसको मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सुचित्रा कृपलानी, तो ये आपकी पहली, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये थी आपकी उस समय के संयुक्त प्रांत, जिसको हम आज यूपी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू, इनको हम लोग स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, वो भी आपकी यूपी की ही थी। तो याद रखिएगा, सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री और सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। अब बात करें मीरा कुमार की और सुमित्रा महाजन की। तो देखिए, मीरा कुमार बिहार से थी, ठीक है, और ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी है दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा महाजन जी जो थी वो आपकी दूसरी महिला स्पीकर रही थी, आपकी मीरा कुमार जी के बाद। तो आपका सही आंसर हो गया सी। सेकंड क्वेश्चन है कि हु आर द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। अब ये एक्स ऑफिसियो क्या होता है? तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति वहां पर चुन करके नहीं आ रहा है, इलेक्ट होके नहीं आ रहा है, नॉमिनेट होके नहीं आ रहा है, वो किसी खास पोस्ट पे है और जब तक वो उस पोस्ट पे बना रहेगा तब तक वो आपका वो उस पावर को एंजॉय करेगा। जैसे अगर आप सभी विद्यालय से जुड़े हों तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो विद्यालय शिक्षा समिति होती है, तो जिस एरिया में, जिस वार्ड में आपका विद्यालय पड़ता है, उस वार्ड के जो वार्ड सदस्य होते हैं वो आपके विद्यालय शिक्षा समिति के एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन हो जाता है। यानी आपका अपने आप जब तक वो उस पोस्ट पे हैं वो आपके विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सेम यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिस दिन वो पोस्ट से हट जाएंगे उनका ये पावर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन राज्यसभा के कौन होते हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो पोस्ट अभी खत्म हो चुका, ये शुरुआत में रहा था। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे।
होम मिनिस्टर चूंकि वो लोकसभा में होता है दोस्तों, या फिर वो उसको इतना बड़ा पोस्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। कैबिनेट सेक्रेटरी के जो रैंक के होते हैं, तो देखिए ये आपका कैबिनेट को डील करते हैं, यानी मंत्रिमंडल को डील करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। यानी वाइस प्रेसिडेंट का आप इलेक्शन करते हो, उनका अभी देखिए जुलाई अगस्त में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। और लेकिन जब तक उपराष्ट्रपति आपके अपने पद पे बने हुए हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर, तब तक वो आपके एक्स ऑफिसियो यानी उस पदेन अध्यक्ष के रूप में, पदेन सभापति के रूप में वो राज्यसभा की सभापति भी करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीज कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज ऑरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी समान अर्थों में बात किया जाए तो यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा ऐसा संविधान है जहां पर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सबसे पहले मेंशन या सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ली गई थी, और उसी संविधान से हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है अपने आपके मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर लिया है। तो किस देश के संविधान में ये पहले से निहित था? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी है आपका आयरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो था, उससे हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रभावित हुए दोस्तों, क्योंकि हमारे जो शुरुआती लीडर हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, जवाहरलाल नेहरू हों, वो सभी आपके सोवियत मॉडल के समाजवादी मॉडल से काफी ज्यादा प्रभावित है। इसलिए देखिए आपकी जो पंचवर्षीय योजना वगैरह भी जो थी वो आपके सोवियत मॉडल पे ही आधारित थी। तो हमने यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। सही आंसर जो है आपका यूएसएसआर सोवियत संघ है, यहाँ से ही हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये काफी मतलब वीवीआईपी क्वेश्चन है आपका कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या यहाँ पर अपने संविधान में डाला है। और इंग्लैंड से हम लोगों ने काफी कुछ लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है, या फिर लोकतंत्रात्मक लिया है, फिर आपका संसद आपका जो दो सदनीय जो आपका संसद है, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ पर भी आपका लॉर्ड्स ऑफ हाउस और लॉर्ड ऑफ कॉमन ऐसे करके आपकी दो सदनें चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब होगा आपका यूएसएसआर, वहाँ से ही हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कौन से ऐसे लेखक थे जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई? चूंकि देखिए अभी आपकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान करके एक मूवी आई है, यानी उसके कारण जो है ना, अभी पृथ्वीराज का जो रेन है, इनका जो शासन काल है, तो ये अभी काफी चौहान वंश का इतिहास भी आप हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इस मूवी के कारण आपका पृथ्वीराज चौहान का जो टेन्योर है काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। तो आप ने अगर मूवी देखी होगी तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है तो आपने ये चीजें पढ़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका बानभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरिसेन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका चाणक्य। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा आपका चंद्रवरदाई। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई बचपन के मित्र रहते हैं, और अधिकांशतः आप देखोगे कि आपके प्राचीन काल में खासतौर पे 12वीं शताब्दी से पूर्व, तो यहाँ पर आप देखोगे कि शासन में जो आपके ब्राह्मण होते हैं जिनको अमात्य का दर्जा दिया जाता है या प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था, उनका काफी एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में देखो तो चाणक्य एक ब्राह्मण था, काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसी ढंग से आप देखो प्रयाग प्रशस्ति जिसने लिखा है हरिसेन ने, वो भी एक ब्राह्मण थे, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में भी देखिए चंद्रवरदाई जो थे, ऐसा माना जाता है कि उनको भविष्य दिखता था, वो तारों की, हाथ की, इस तरह की चीजों की गणना करते थे, और उनको इस कारण से हर चीज का ज्ञान पहले हुआ करता था। खैर जो भी सच्चाई हो, लेकिन पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट फाउंड इन मोहनजोदारो। यानी ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी मोहनजोदड़ो में आपका नहीं मिला, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉपर डांसर यानी कांसे की नर्तकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रेनरी यानी विशाल अन्नागार, ऑप्शन नंबर सी द ग्रेट बाथ यानी द विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर डी है आपका फोसिल ऑफ हॉर्स यानी घोड़े के अस्थि, और ऑप्शन नंबर ए है आपका नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका फोसिल ऑफ हॉर्स यानी घोड़े के अस्थि पंजर। ऐसा माना जाता है कि देखिए शुरुआत में माना गया कि उस समय के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ जगह खास तौर पे लोथल और सुतका गेंडोर, ये दो ऐसे जगह हैं जहां से
कंकाल प्राप्त हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो कंकाल है ये संभवतः, क्लियरिटी अभी भी नहीं है दोस्तों, लेकिन संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये घोड़े के अस्थि पंजर है। तो ये चीज़ लोथल और सूत्रकागंडोर से प्राप्त हुआ है। तो आपकी मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आपके एक पुजारी की मूर्ति, उसके बाद आपका अन्नागार, फिर विशाल स्नानागार, ऐसी चीज़ें मिली है, तो आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो बोल रहा है कि इसमें से कौन-सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कि कौन-सा आपका सही जवाब नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार। क्या ये आपका आपकी राइट ऑफ फंडामेंटल राइट है? ऑप्शन नंबर बी है राइट ऑफ इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट ऑफ एजुकेशन और ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट टू वोट। तो याद रखिएगा आपकी इन तीनों में चारों में आपका राइट टू वोट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका विधिक अधिकार है। जैसे आप किसी तरह का क्राइम करते हो तो आपको आप अगर जेल की सजा भुगत रहे हो तो आपको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। उसी ढंग से आप भी देखिए इलेक्शन लड़ने वाले के लिए होगा कि अगर आपको 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उस परिस्थिति में आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो राइट ऑफ वोट जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुशीनारा इज द कैपिटल ऑफ विच जनपद, यानी कौन सी महाजनपद का जो राजधानी है वो आपकी कुशीनारा थी। कुशीनारा क्यों फेमस है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुशीनारा या इसको कुशीनगर भी बोला जाता है, ये आपकी राजधानी थी यहाँ पर। और यहीं पे आपकी महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मल, बी है आपका मिथिला, सी है आपका कौशल और डी है आपका विदेह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मल। जो आपका गोरखपुर देवरिया वाला एरिया हुआ करता था वहां पर आपकी ये मल का शासन हुआ करता था, मल महाजनपद का, और इसी की राजधानी थी आपका कुशीनारा या कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले तो बोल रहा है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम वाले की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली, तो सेकंड वाला यहाँ पर आपके किसके काल में हुआ है? तो देखिए प्रथम वाला किसके काल में हुआ था दोस्तों, अजात शत्रु। यहाँ पर सेकंड वाले की बात कर रहा है, तो आप बताइए कि ये कब हुआ था? ये हुआ था 383 ईसा पूर्व, यानी 383 बीसीई। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है आपका कालाशोक, सी है आपका बिंबिसार और डी है अशोक। देखिए ये हुआ था आपका कालाशोक के टाइम में। कहाँ हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हु इज द नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पार्लियामेंट यानी संसद, बी है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सी है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और डी है आपका लॉ कमीशन यानी विधि आयोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो आपका विश्लेषण करने वाला, ऐसे कुछ कुछ नामों से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि आपका मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको बोलते हैं, आपके सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोहबर पेंटिंग। अगर आप एक विशिष्ट हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप सभी ने शादी विवाह समारोह में कोहबर पेंटिंग देखी होगी, जो आपकी शादी के बाद दी जाती है, बनाई जाती है एक खास तरह की पेंटिंग। इसमें एक खास तौर पे ऐसे उत्तेजक चीज़ों का को डाला जाता है जिसमें आपकी मछलियाँ और ऐसे कुछ कुछ जो प्रतीक हैं, सिंह वगैरह के, जो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे अगर बात करो तो इस वहाँ पर आपको जो मछली जैसी आकृति दिखेगी, ये आपके उत्तेजना, एक्साइटमेंट का प्रतीक है। जो आपको वहाँ पर शेर जैसा कुछ दिखेगा वो आपका बलिष्ठ ताकत का प्रतीक होता है। ऐसे ही आपको शंख वगैरह और काफ़ी कुछ आपके जो ऐसी गुप्त चीज़ें हैं उसको भी पेंटिंग की जाती है या साइन लैंग्वेज में दिखाया जाता है। तो इसमें कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसको कोहबर पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी अंगिका पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपकी मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका थंका पेंटिंग और ऑप्शन नंबर डी है आपका पटना कलम। यहाँ पर देखिएगा अंगिका पेंटिंग जो है आपकी भागलपुर वाले में है, मधुबनी पेंटिंग आप जानते हो मिथिला क्षेत्र नॉर्थ बिहार जो है, थंका पेंटिंग आमतौर पे ये पाल के टाइम में हुआ करता था लेकिन अभी ये आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में होता है, और पटना कलम ये आपके पटना वाले क्षेत्र में और पटना दानापुर वाले क्षेत्रों में था। तो इसका सही जवाब होगा आपका मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग अभी काफ़ी फेमस है, तो इस कारण से आपको इसके जो आपके यहाँ पर जो इसकी जितनी विशेषताएं हैं वो याद रखिएगा, साथ ही साथ इसके जो फेमस चित्रकार हैं उनको भी आप हो सके तो एक बार याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेकंड एम्स इन बिहार, यानी बिहार का दूसरा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये आपका कहाँ बनने वाला है? पहला तो आपका पटना के फुलवारी शरीफ में दोस्तों, तो दूसरा कहाँ बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजगीर, ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी है बोधगया और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दी अबव मोर देन वन।
तो याद रखिएगा आपका जो सेकंड एम्स बनने वाला है दोस्तों, ये है आपका प्रस्तावित हुआ है दरभंगा में। तो इसका सही जवाब होगा आपका दरभंगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तारकिशोर प्रसाद जो अभी आपके दूसरे डिप्टी सीएम है, कल हम लोगों ने बात किया था रेणु देवी जी का, जो आपके पश्चिम चंपारण से हैं। तारकिशोर प्रसाद जो आपके कटिहार से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास अभी कौन सी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स हमने ऑलरेडी देख रखा है कि वो रेणु देवी जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप बता सकते हो कि आपके बिहार के भी शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योग मंत्रालय, ये भी नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपका बजट जो पेश करता है वो आपका वित्त मंत्री करता है, तो इस कारण से आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने राज्य के वित्त मंत्री के बारे में जानना। तो आपकी तारकिशोर प्रसाद वर्तमान में आपके वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कीजिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, आपका समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर देखिए श्रीगुप्त जो है वो आपके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको नहीं माना जाता है। समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि क्योंकि इन्होंने आपके 12 आपके दक्षिण भारत के और 9 आपके आर्यावर्त के राजाओं को हराया था, इसीलिए इनकी काफ़ी ज़्यादा ये प्रतापी राजा थे, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको बोला जाता है विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा कि भारत में 16 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसमें सबसे फेमस जो विक्रमादित्य थे वो आपके गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। अब सही जवाब इसका होगा आपका चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन याद रखिएगा कि ये आपके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने 319 ईस्वी में, आपका कहीं-कहीं 320 भी मिलेगा, तो 319-20 ईस्वी में आपको गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इनका जो विवाह हुआ था वो कुमार देवी के साथ हुआ था, और गुप्त वंश में पहले जो सिक्के जिसपे तस्वीरों का प्रचलन था आपका गुप्त वंश में, वो इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। तो याद रखिएगा आपके वास्तविक संस्थापक जो हैं गुप्त वंश के, वो चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि बिहार का पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जो प्रस्तावित हुई है दोस्तों? अभी इस पे काम होना स्टार्ट होगा। गंगा सोन, दूसरा आपका कोसी गंडक, तीसरा फल्गु कमला, और चौथा आपका कोसी मेची। तो देखिए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कोसी और मेची। कोसी में काफी ज्यादा बाढ़ आता है, बिहार का शोक करते हैं, काफी मार्ग परिवर्तन करते हैं, जबकि जो मेची नदी है वहां पर जो है जल की कमी होती है, जिसके कारण सिंचाई में और नहरों का विकास करना आवश्यक है उस क्षेत्र में। और इस कारण से कोसी और मेची नदी को जोड़ा जाएगा, ताकि इसके जरिए वहां पर सिंचाई, नहर, आपके मत्स्य पालन, ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। अब इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जो इतना महत्वपूर्ण था कि इसको लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका 73वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी है 74वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका 1976 में हुआ। ऑप्शन सॉरी 42वां आपका 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन ये जनता पार्टी के टाइम में, आपका मोरारजी देसाई के टाइम में हुआ था 1978 ईस्वी में। 73वां हुआ था आपका 1993 में, और 74वां हुआ था 1994 में। तो 73वां संविधान संशोधन ये आपकी पंचायती ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। 74वां जो है आपकी नगर पालिका, नगर निगम, आपके उससे जुड़ा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन जो है आप याद रखिएगा कि इसमें आपकी जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके आपका वैदिक अधिकार बना दिया गया है, यानी आर्टिकल 300 ए में उसको भेज दिया गया था। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन है जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह इंक्लूड हुई थी, तो याद रखिएगा कि इसी संविधान संशोधन को, यानी 42वें संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान के संशोधन के द्वारा आपकी प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी जवाब दीजिएगा कि प्रस्तावना में वो कौन से 3 शब्द थे जो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और साथ ही साथ मानसून आ गया, तो थोड़ा अपना पर्यावरण का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, आपकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कीजिए, और अपने देश के प्रति प्यार रखिए। जय हिंद, जय भारत।